नमस्कार। मैं सुधा त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आपका अपने हिंदी की क्लासेज में। तो आज हम अपनी हिंदी की क्लास में लेके आए हैं 2014 की 2014 की जो है प्रश्न पत्र। तो हम 2014 की जो प्रश्न पत्र हैं, जो 2014 में एग्जाम हुआ है, उसके प्रश्न पत्र जो हैं वो इस प्रकार है। तो पहला तो है हमारा सीडीपी, जिसमें इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको। देखिए, ये हमारे सीडीपी में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो आपको हम इसलिए इसको दिखा रहे हैं ताकि आपको अपने पेपर को पहले से ही समझने के लिए आसानी रहे, आप अच्छे तरह से अपना रणनीति बना सकें। तो लगभग हमारे सभी जो साल दर साल एग्जाम हुए हैं, तो जिसमें जिस तरह के पेपर आए हैं, तो हम सारे उन पेपरों को लेकर के आपके सामने आए। अब आ गया हमारा हिंदी विषय, जिस पे हम आपको क्लासेस देंगे। तो हमारा रहेगा हिंदी भाग 1 और 2। तो हम अपनी हिंदी क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले हमने आपको सीडीपी के कुछ क्वेश्चन और उसके आंसर दिखाए हैं। अब हमारा जो है ये 2014 के जो है हिंदी भाग 2 और भाग 1 जो है लेके आए हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन के साथ साथ इसमें हम आपके लिए आंसर भी लेके आए हैं, ताकि आपको समझने में आसानी रहे और कहीं पे भी आपको दिक्कत ना रहे, क्योंकि एग्जाम में इन्हीं सारे प्रश्न पत्र से ही क्वेश्चन निकाल हमारे नए एग्जाम में नए पेपर बनाए जाते हैं। तो इसलिए आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से हो, तो हम आपको आपके सामने उन परीक्षाओं के जो बीते वर्षों की परीक्षाएं हुई हैं, उनके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आंसर दोनों लेके आए हैं। तो आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं रहेगी, आपको सब कुछ एक जगह मिल जाएगा। तो चलिए अपना हम बिना समय गवाए अपना क्वेश्चन देखते हैं कि क्या हमारा क्वेश्चन कहता है। पहला हमारा क्वेश्चन रहेगा 1 से लेकर 30 तक जो है हमारा सीडीपी रहेगा, और 31 से लेकर हमारा 60 तक जो है वो हमारा हिंदी रहेगा। तो अभी हमने आपको सीडीपी दिखाया। अब हम अपने हिंदी के क्वेश्चन पे आ गए हैं, जो 31 नंबर से शुरू हो रहा है। तो आए देखें। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की सुध, ब्रज गावन में पावक जबे लगी। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? हमारा पहला क्वेश्चन है कि भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की सुधि, ब्रज गावन में पावक जबे लगी। इस पंक्ति के रचनाकार का नाम क्या है? हमारा विकल्प में ऐसा विकल्प रहेगा। तो पहला है सूरदास, बी कुंभन दास, सी नंददास और डी जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो हमारे विकल्प ऐसे रहेंगे। अब हमको उसमें से क्वेश्चन देखना होगा। अब यहाँ तो आपके सामने क्वेश्चन है, तो आपको आसानी होगी, आपने पढ़ लिया और हमने बता दिया। लेकिन वहां पे जब हम अपनी ये तैयारी करेंगे, तो हम पेपर में हमें सिर्फ इतना ही देना होता है, विकल्प रहेंगे और उसमें छाटना रहेगा। तो चलिए हम अपने विकल्प में से पहले देख लेते हैं कि कौन सा इसमें आंसर सही है। उपर्युक्त पंक्ति की रचनाकार जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। यह पंक्ति उद्धव शतक 1929 में से ली गई है। इसकी अन्य रचनाएं गंगावतरण, श्रृंगार लहरी और हरिश्चंद्र आदि हैं। अब ये जो हमारी पंक्ति ली गई है, वह जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। अब देखिए, इसमें हमारा क्वेश्चन कैसे बनाया है कि अगर हम पूछेंगे उद्धव शतक जो है कब प्रकाशित हुआ था, तो इसका डेट भी यहाँ पे दिया है 1929 में से ली गई है। 1929 से ये पत्रिका ली गई थी। अब आगे अगर जगन्नाथ जी की अन्य रचनाओं के बारे में अगर पूछ दिया, जैसे गंगावतरण जो है वह किसकी रचना है, या फिर श्रृंगार लहरी किसकी रचना है, या फिर हरिश्चंद्र आदि जो है ये किसकी रचना है, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन में कितने अच्छे तरीके से दिया है कि जगन्नाथ दास जी। तो हमारा जो है
क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बन जाएंगे, कई क्वेश्चन हमारे जो हैं इसमें से आ सकते हैं, उसके आंसर भी इसमें हैं। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, डॉक्टर नागेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? डॉक्टर नागेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? विकल्प है ए भारतेंदु युग, बी भक्ति काल, सी रीति काल, डी छायावाद काल। तो इसमें क्या है हमारा आंसर देखिए, डॉक्टर नागेंद्र ने छायावादी युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। ये किसका कथन है? छायावादी, यहाँ पे दिया है ना छायावाद, तो हमारा आंसर रहेगा डी। डॉक्टर नागेंद्र ने छायावाद युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है, ऐसा हमारा क्वेश्चन का आंसर रहेगा। अब 33वां नंबर का हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन हैं? विकल्प है ए श्री राम शर्मा, बी बनारसी दास चतुर्वेदी, सी महादेवी वर्मा और डी राहुल संकृतायन। आंसर हमारा क्या है? मेरी तिब्बत यात्रा की रचनाकार राहुल संकृतायन हैं। इनके और यात्रा वृत्तांत निम्न हैं। अब यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? राहुल संकृतायन। अब राहुल संकृतायन की और सारी जो कृतियां हैं उसके भी नाम दे दिया। अगर इसमें हमारा पूछा जाएगा कि मेरी लद्दाख यात्रा किसकी है, या फिर किन्नर देश में, या फिर घुमक्कड़ शास्त्र, या यात्रा के पन्ने, या फिर 5वां है एशिया के दुर्गम भूखंड, तो अगर इसमें से कोई भी कृति पूछ दी जाए कि ये किस लेखक की है, तो आप लिख सकते हैं राहुल संकृतायन। हमारे इस क्वेश्चन को बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है ताकि एक हमारे आंसर से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन तैयार होंगे। अब बहुत सारे हमारे विकल्प भी मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 34, किस बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या है? किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या है? तो यहाँ पे एक शब्द क्या हो गया हमारा? विकल्प है ए मर्मज्ञ, बी सुविज्ञ, सी विद्वान, डी निगूढ़। आंसर देखते हैं, किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला के लिए एक शब्द है मर्मज्ञ, तो हमारे यहाँ पे सही आंसर होगा ये मर्मज्ञ। सही आंसर है हमारा मर्मज्ञ। अगला क्वेश्चन है, हे राम तुम कहाँ हो वाक्य में कौन सा कारक है? ए संबंध कारक, बी अधिकरण कारक, सी संबोधन, या डी अपादान। तो यहाँ पे आंसर देखिए, संबोधन कारक के लिए विस्मय सूचक शब्द का प्रयोग होता है। हिंदी में कारक की 8 प्रकार होते हैं। अब यहाँ पे क्या है? विस्मय सूचक शब्द जो है हे राम, ये जो है ना विस्मय सूचक, ये विस्मय सूचक होता है। तो यहाँ पे जहां पे विस्मय सूचक शब्द हो वहां पे क्या होता है? हमारा संबोधन कारक होता है। सही आंसर होगा संबोधन कारक। अब इसके जो कारक जो हिंदी में कारक के 8 भेद हैं, तो वो 8 भेद कैसे हैं ये देखिए। कर्ता के लिए ने, कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए अपादान से अलगाव, संबंध का की के रा री रे, अधिकरण में पर, संबोधन हे अहो अरे इत्यादि। अब ये संबोधन दिया है तो यहाँ पे हमारा सही आंसर, जैसे हे राम था तो हे राम में हमारा संबोधन कारक होगा। अगला क्वेश्चन है, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापा शब्द में विकल्प है जातिवाचक संज्ञा, बी भाववाचक संज्ञा, सी व्यक्तिवाचक संज्ञा, या डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा
इसमें आंसर देख क्वेश्चन सॉरी आंसर देखते हैं क्या दिया है। बुढ़ापा में भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा में भाववाचक संज्ञा है जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा पदार्थ के गुण, दोष, दशा, अवस्था, क्रिया के व्यापार आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, सुंदरता, लड़कपन, पांडित्य, दासत्व आदि। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अब इसमें देखिए, अगर हमारा पूछ दिया कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो उसका भी हमारे इसमें आंसर दे। तो पहला हमारा पहले देख लेते हैं कि बुढ़ापा क्या है, भाववाचक संज्ञा है। अब हमारा संज्ञा के 5 जो भेद दे हैं ये देख लेते हैं क्या है। ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, 2 जातिवाचक संज्ञा, 3 भाववाचक संज्ञा और चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा, 5वां समूहवाचक संज्ञा। तो ये हमारा सही आंसर होगा भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। उपकूल में कौन सा समास है। उपकूल में कौन सा समास है। विकल्प है ए द्वंद्व समास, बी द्विगु समास, सी अव्ययी भाव समास और डी तत्पुरुष समास। आंसर देखते हैं क्या है। उपकूल में अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है और उत्तर पद गौण होता है, अथवा जिसका पहला पद अव्यय की प्रकृति का हो वहां अव्ययी भाव समास होता है। तो हमारा इसमें क्या आंसर सही है, सी अव्ययी भाव समास। उपकूल में अव्ययी भाव समास होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें कहते हैं। विकल्प है ये समास, बी अव्यय, सी उपसर्ग और डी प्रत्यय। आंसर देखते हैं। वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। धातु या शब्द के जो लास्ट में मतलब अंत में जोड़े जाते हैं उनको प्रत्यय कहा जाता है। अब उपसर्ग के बारे में दिया है। उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द से पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है, तो वहां पे उपसर्ग हो जाता है। जो शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर के उस शब्द का विशेष अर्थ प्रकट करता है, वहां पे हो जाता है हमारा उपसर्ग। समास देखिए क्या है। समास जहां पर 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर जब किसी शब्द को बनाते हैं तब वहां समास होता है। अव्यय का है। अब इसमें देखिए जो भी है उसके अलग अलग अर्थ दिए हैं। जैसे समास का दे दिया, उपसर्ग का दे दिया, अव्यय का भी दे दिया, प्रत्यय का मतलब बताया ही है उसमें। समास जहां पर 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर के जब किसी शब्द को बनाते हैं वहां पर तब वहां समास होता है। अव्यय का क्या है। अव्यय ऐसे शब्द को कहते हैं जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, तो वहां पे होता है अव्यय भाव समास। तो हमारा जो वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ते आ जाते हैं उनको हम प्रत्यय कहते हैं। सही आंसर हमारा था प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 39। निम्न में किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। विकल्प है ए लिखाई, बी हानिकारक, सी उपकार या डी अपनापन। आंसर देखिए। उपकार में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग उस शब्दांश अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द से पहले आकर के उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है, तो हमारा यहाँ सही आंसर होगा उपकार। क्वेश्चन नंबर 40। औधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है। औधी खोपड़ी, औधी मीन्स होता है उल्टा। तो यहाँ पे अगर हम इस शब्द को उल्टा बोलेंगे तो आपको समझने में ज्यादा आसानी होगी। लगभग आपके दिमाग में इसका आंसर आ भी गया होगा। किसका औधी खोपड़ी का मतलब क्या होगा। हम विकल्प में देखते हैं क्या दिया है। ए मूर्ख होना, बी कुछ निर्णय ना कर पाना, सी
कर्तव्य विमूढ़ होना, या डी झगड़ालू होना। तो अब तक तो आप लोग अगर अवधि का मतलब जानते होंगे तो समझ गए होंगे कि उल्टा खोपड़ी का मतलब क्या होगा। तो हमारा देखिए आंसर में भी दिया है अवधि खोपड़ी मतलब मूर्ख होना, कर्तव्य मूढ़ होना, अनिश्चयात्मक स्थिति मतलब किसी के प्रति भी कृतज्ञता ना दिखाना। मूर्ख जो है वह कितना भी कोई उपकार उसके सामने कर ले लेकिन कर्तव्य मूढ़ होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और अनिश्चयात्मक, उसके अंदर किसी चीज को लेकर निश्चितता नहीं रहती है, वो अनिश्चित होता है। तो मूर्ख के अंदर ये सारे गुण होते हैं। तो ये जो है हमारा सही आंसर होगा ए, अवधि खोपड़ी होना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? त्यागपत्र, त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? विकल्प है ए यशपाल, बी जैनेन्द्र, सी यज्ञेय, या डी उपेंद्र नाथ आक्स। आंसर में देखिए त्यागपत्र जैनेन्द्र का उपन्यास है। त्यागपत्र में स्त्री के विद्रोह व्यक्तित्व का चित्रण है। इसमें मृणाल, प्रमोद, शीला मुख्य पात्र हैं। अब यहाँ पे जो है हमारे उपन्यास के लेखक हैं वो जैनेन्द्र हैं। जैनेन्द्र का ही ये उपन्यास है। जैनेन्द्र के अन्य उपन्यासों में, अब जैनेन्द्र जी के जो अन्य उपन्यास हैं उनमें कुछ खास उपन्यास हैं, उनके नाम दिए गए हैं परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध। यशपाल के प्रमुख उपन्यास झूठा सच, मेरी तेरी उसकी बात है। आगे के उपन्यास शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी। अब क्या दिया है इसमें हमारा जैनेन्द्र का जो था ये था परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध हैं। यशपाल के प्रमुख, अब ये जो है ना यशपाल, इनके भी कुछ विकल्प पूछ, अगर क्वेश्चन इस तरह आ गया कि यशपाल की कुछ उपन्यास के नाम बताइए, चाहे उपन्यास के या फिर इसी में झूठा सच किसका उपन्यास है, तो हम आराम से इसको लिख सकते हैं कि झूठा सच यशपाल जी का है, या मेरी तेरी उसकी बात ये भी यशपाल जी का है। इसी प्रकार आज्ञेय जी का भी जो नाम आया उनके भी कुछ उपन्यास यहाँ पे दे दिए हैं। तो एक ही हमारे आंसर में कई आंसर छुपे हुए हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 42, अगला क्वेश्चन है हमारा 42। हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? विकल्प है गारसा दत्तासी, बी जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन, सी सुनीति कुमार चटर्जी, या डी धीरेन्द्र वर्मा। आंसर देखिए इसका क्या है, मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन है। ये जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन है। तो हमारा सही आंसर होगा बी जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन। अब यहाँ देखिए मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ द हिंदुस्तान के लेखक जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन का नाम दिया। अब इसके अलावा जो है गारसा दत्तासी, इनका भी नाम है। गारसा दत्तासी ने क्या लिखा है, इस्तवार द ला लिटरेचर यूर एदुली हिंदुस्तानी नाम से फ्रेंच भाषा में साहित्य का इतिहास लिखा है। गारसा दत्तासी का भी इसमें दे दिया है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 43, क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं तो उसमें शुद्ध वाक्य ढूंढना है। विकल्प है ए उसने मुझे पास आने के लिए कहा, बी उसने मुझसे पास आने को कहा, या सी उसने मुझे पास आने को कहा, या डी उसने मेरे को पास आने के लिए कहा। अब हमारा इसमें कौन सा शुद्ध वाक्य बन रहा है? आंसर में देखिए क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में
उसने मुझे पास आने को कहा वाक्य शुद्ध है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही है? उसने मुझे पास आने को कहा। आंसर सी हमारा यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 44। मूक होई बाचाल पंगु चढ़ी गिरिवन गहन जासु कृपा सु दयाल द्रवन सकल कलिमल दहन। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? यहाँ पे कौन सा छंद है इसके बारे में पूछ रहा है। तो विकल्प है ए सोरठा, बी चौपाई, सी दोहा या डी बरवे। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या दिया है? सोरठा। यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। यह दोहे का विपरीत होता है। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। सोरठा में क्या होता है? पहले और तीसरे चरण में जो होता है वो 11-11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। अगर कहीं पे आपको ये समझ में ना आए कि ये सोरठा है या दोहा है तो आप इनकी मात्राओं को गिन सकते हैं। ऊपर का ये है दूसरा और ये तो हमारा क्या है? मूक होई बाचाल पंगु, ये हमारा एक है। फिर चढ़ाई गिरीबन गहन जासु कृपा सो दयाल, दयाल है। फिर द्रवौ शकल कलिमल दहन, यहाँ पे हमारा एक और ये तीसरा चौथा एक है और नहीं, पहला और तीसरा में 11-11 मात्राएं होंगी और चौथा और दूसरा में जो है 13-13 मात्राएं होंगी। तो अगर आप इस तरह से उनकी मात्राओं को गिनेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि क्या इसमें दोहा है और क्या इसमें सोरठा है। क्वेश्चन नंबर 45। कौन सी वर्तनी शुद्ध है? यहाँ पे पूछ रहा है कौन सी वर्तनी शुद्ध है। ए विशेष, बी विशेष, सी विशेष या डी विशेष। तो यहाँ पे वर्तनी में क्या है? निम्नलिखित में विशेष की वर्तनी शुद्ध है। अब विशेष जो है हमारा क्वेश्चन नंबर ए, विकल्प नंबर ए जो है हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 46। मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा है। यहाँ पे कुछ जो है हमारे कृतियां हैं तो उनके नाम दिए गए हैं। अब इसमें पूछा है कि मैथिली शरण गुप्त ने इसमें क्या नहीं लिखा है। ए साकेत, बी कामायनी, सी जयद्रथ बध या डी यशोधरा। अब हम आंसर देखते हैं इसमें कि इसका आंसर क्या दिया है। कामायनी मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। प्रसाद जी की अन्य रचनाएं उर्वशी, झरना, आंसू, लहर, चित्रधारा। जबकि मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं रंग में भंग, भारत भारती, साकेत, जयद्रथ बध, यशोधरा, द्वापर और पंचवटी। तो हमारा सही आंसर इसमें होगा डी। सही आंसर होगा हमारा डी कामायनी। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, चौराहा शब्द में कौन सा समास है? चौराहा शब्द में कौन सा समास है? विकल्प है ए द्विगु समास, बी द्वंद्व समास, सी तत्पुरुष समास या डी बहुब्रीहि समास। आंसर है चौराहा में द्विगु समास है। चौराहा में द्विगु समास है। चौराहा में द्विगु समास कैसे हो रहा है? चौराहा, चार राहों का समाहार। अब चार राहों का समाहार में क्या है? जहां पे अंक 4 आ रहा है, अंक जो है वह 4 है। द्विगु समास की परिभाषा संख्या पूर्वो दिगु, यानी कि जिस समास में संख्या को ज्यादा महत्व दिया गया है। जैसे हमारा जिस समास में पूर्व पद संख्या वाची हो द्विगु समास होता है। अभी यहाँ क्या है? चौराहा जो है वह 4 अंक को अंकित कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा चौराहा जो है वह द्विगु समास होगा। कुछ ऐसे ही उसके उदाहरण है जैसे पंचवटी, पंचांग, पंचग्राम, चतुर्युग, चतुष्फल। अब यहाँ पंचवटी में भी 5 अंक जो है दिखाई दे रहा है, पंचांग में भी 5 अंक का बोध हो रहा है, पंचग्राम में भी 5 गांवों का बोध हो रहा है, चतुर्युग में 4 युग का वर्णन हो रहा है और चतुष्फल में 4 फलों का वर्णन हो रहा है। तो ये हमारा होगा सारा द्विगु समास में आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए
क्वेश्चन नंबर 48, बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए एक शब्द। बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए एक शब्द, जैसे ए विकल्प है अपठित, बी अभ्रंश, सी मौलिक या डी अपठनीय। बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए एक शब्द है अपठित। जो पढ़ा नहीं है वो जो है अपठित अंश होता है, जो पढ़ने योग्य ना हो अपठनीय। अब जो पढ़ने योग्य नहीं होता है उसको अपठनीय बोलते हैं। लेकिन हमारा यहाँ पे क्वेश्चन किया है बिना पढ़ा हुआ अंश, जिसको हमने पढ़ा नहीं है, तो वहां पे हो जाएगा अपठित। क्वेश्चन नंबर 49, भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। भाषा संबंधी शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। तो इसमें क्या है, जो है विकल्प है वर्तनी का शुद्ध उच्चारण लेखन अभ्यास करवाकर। वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन का अभ्यास कर। अब कैसे कराना चाहिए उस पे हमारा कहीं कौन सा सही शब्द होगा। बी त्रुटियों का प्रकार गिनाकर, सी वर्तनी के बारे में कुछ बातें बताकर, या डी त्रुटियों की अपेक्षा करके। तो हमारा इसमें सही आंसर क्या होगा, वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन करवा करके भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधित त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। हमारे शिक्षण में ये होना चाहिए कि हमारी जो वर्तनी है उसको अभ्यास कराकर, शुद्ध उच्चारण करा करके और लिखने का अभ्यास करना चाहिए। जब हम शुद्ध उच्चारण के साथ लिखने का अभ्यास करते लिखते हैं तो हमारी वर्तनी अपने आप शुद्ध होने लगती है। अगला क्वेश्चन है 50, बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है। बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए क्या आवश्यक हो सकता है। विकल्प में देखिए, उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आजादी हो, बी उन्हें कविताएं याद हो, सी उन्हें मुहावरे याद हो, वे किसी वक्ता के साथ रहते हों। तो हमारा सही आंसर इसमें क्या होगा, बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है कि उन्हें सुनने एवं बोलने की पूरी आजादी हो। जब बच्चा कोई भी चीज को अच्छे से सुनेगा और बोलेगा, उसको पूरी आजादी रहेगी बोलने की, तो वह जो है वह हमारा भाषा को ज्यादा अधिक तरीके से विकसित हो पाएगा। तो हमारा सही आंसर है हमारा ए, बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आजादी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 51, वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो कहा जाता है। विकल्प है ए शब्द, बी वर्ण, सी वर्ण समूह या डी वक्तव्य। हम एक बार क्वेश्चन और पढ़ते हैं, वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो कहा जाता है। अब हमारे ये विकल्प हैं। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, आंसर देखते हैं आगे क्या दिया है इसका। वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता है शब्द कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड न किया जा सके। शब्द का खंड हो सकता है पर वर्ण का खंड नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं। ए अनौपचारिक कथन, बी औपचारिक कथन, सी प्रासंगिक कथन या डी तर्कसंगत कथन। वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं औपचारिक कथन। हमारा यहाँ पे आंसर भी देखिए, अनौपचारिक कथन वे कथन है जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ पे हमारा विकल्प ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है। यहाँ पे कुछ पत्रिकाओं के नाम दिए गए हैं विकल्प में। अब इसका संबंध जो है इलाहाबाद से है। तो पहला है ब्राह्मण, बी प्रदीप हिंदी प्रदीप, सी समन्वय, डी माधुरी। तो यहाँ पे दिया है हिंदी प्रदीप 1877 में बालकृष्ण भट्ट के संपादकत्व में इलाहाबाद मतलब आज का प्रयाग से निकलती है। तो
ये हमारा जो सही आंसर है हिंदी प्रदीप। निम्न में से किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है, तो होगा हमारा हिंदी प्रदीप। अब बाकी जो इसके दिए हैं, जैसे ब्राह्मण का है तो ब्राह्मण 1831। अगर इसमें पूछ दिया कि निम्न में से किस पत्रिका का संबंध कानपुर से है या फिर कलकत्ता से है या फिर लखनऊ से है, तो ये हम आंसर में आराम से लिख सकते हैं, ये आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ब्राह्मण जो है 1831, प्रताप नारायण मिश्र उसके लेखक भी हैं और ये कानपुर से है। समन्वय में क्या है 1962 है, लेखक माधवानंद है और जगह जो है कलकत्ता है। माधुरी जो है 1921 और इसके लेखक दुलारे लाल भार्गव और ये लखनऊ से है। तो हमारा क्वेश्चन अगर इस तरह से आएगा तो आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। इसलिए हमारे किसी भी वीडियो को आप लोग स्किप ना करें, कौन सा प्रश्न आपको कहां से मिल जाएगा कोई पता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? विकल्प में है ये ए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, बी बालकृष्ण भट्ट जी, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी या डी बालमुकुंद गुप्त। तो यहाँ पे आंसर देखिए, सरस्वती पत्रिका के संपादक जो हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 में सरस्वती के संपादक बने और 1920 तक रहे। यह मासिक पत्रिका थी। अब अगर आंसर इस तरह से आ जाए कि महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक किस सन में हुए थे, तो ये आप लिख सकते हैं 1903। और ये भी लिख सकते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक किस सन तक थे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1920 तक थे। तो हमारा क्वेश्चन इसमें इस तरह से भी बन सकता है। अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? ए कारखाना, बी अमिताभ, सी करलव, डी चहचहाना। तो यहाँ पे बहुत आसानी से आपको दिख जाएगा, करलव में कोई मात्रा नहीं है, करलव में कोई मात्रा नहीं है, करलव अमात्रिक शब्द है, इसमें किसी भी मात्रा का प्रयोग नहीं किया गया है। बाकी कारखाना, अमिताभ और चहचहाना में मात्रा का प्रयोग भरपूर हुआ है, परंतु करलव में एक भी मात्रा नहीं लिया है, इसलिए इसको बोलेंगे हम अमात्रिक। क्वेश्चन नंबर 56, तरन तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाये में कौन सा अलंकार है? विकल्प है अनुप्रास अलंकार, बी यमक अलंकार, सी उत्प्रेक्षा अलंकार या डी उपमा अलंकार। तो आंसर देखिए, जहां पर समान वर्णों की आवृत्ति हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पे समान वर्ण की जो है आवृत्ति बार बार हुई है। तरन तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाये, यहाँ पे जो त शब्द है वह 5 बार आया है, इसलिए यहाँ पे होगा हमारा अनुप्रास अलंकार। यहाँ पर त वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है, तो हमारा सही आंसर होगा ए। सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 57 है, रामचरितमानस में कांड का सही क्रम है? रामचरितमानस जो है हमारा महाकाव्य है, तो उसमें जो है कांड के सही क्रम क्या है उसको देखना है। तो इसमें विकल्प में दिया है सुंदरकांड, ए सुंदरकांड, अयोध्या कांड, बालकांड, लंका कांड, बी बालकांड, अयोध्या कांड, सुंदरकांड, लंका कांड, सी अयोध्या कांड, बालकांड, सुंदरकांड, लंका कांड, डी लंका कांड, अयोध्या काल, बांड कांड, सुंदरकांड। अब जिसने रामचरितमानस पढ़ा होगा तो उसको आसानी से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे सही आंसर क्या होगा। अब यहाँ पे हमारा सही आंसर जो है बी है, बाल कांड शुरू होता है, फिर अयोध्या कांड आता है, फिर सुंदरकांड, फिर लंका कांड आता है। तो हमारा देखते हैं आंसर में क्या दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है, इसमें कुल 7 कांड है। इसमें जो है कुल 7 कांड हैं रामचरितमानस में। तुलसी ने इसे 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में पूरा किया। अब ये भी क्वेश्चन में आ सकता है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस को
कितने दिन में पूरा किया था? तो आप लिख देंगे 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में पूरा किया था। अब यहाँ का जो कांड का दिया है इसको देखते हैं कैसे है। बाल कांड, अयोध्या कांड, यह रामचरितमानस का हृदय कांड है। जो अयोध्या कांड है वह रामचरितमानस का हृदय कांड है। तीसरा है अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा, यह काशी में लिखा गया है। पांचवा सुंदर कांड, छठा लंका कांड और सातवां उत्तर कांड। प्रश्न में सही क्रम है बाल, अयोध्या, सुंदर कांड और लंका कांड। जो प्रश्न में दिया गया था उसमें से कुछ कांड जो है नहीं लिखे थे, लेकिन उसका जो सही क्रम था बाल कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड और लंका कांड। तो हमारा क्वेश्चन नंबर बी वहां पे यहाँ पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है 58वां क्वेश्चन जो है, पराधीन सपनेहु नहीं सुख नाही, किस रचनाकार की पंक्ति है? पराधीन सपनेहु सुख नाही। विकल्प है ए कबीरदास, बी रैदास, सी तुलसीदास और डी जो है सी सूरदास और डी तुलसीदास है। तो हमारा आंसर है पराधीन सपनेहु सुख नाही पंक्ति तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से लिया गया है। हमारा सही आंसर होगा डी। ये हमारी पंक्ति जो है रामचरितमानस से लिया गया है। पराधीन सपनेहु सुख नाही, पराधीन मतलब होना कैदी होना, कैदी होना, सपने में भी अगर कैदी हो गए तो उसमें भी आपको सुख नहीं है। क्वेश्चन नंबर 59, वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा में कौन सा क्रिया विशेषण है? वह थोड़ा बीमार है। तो विकल्प है परिणाम वाचक क्रिया विशेषण, बी काल वाचक क्रिया विशेषण, सी स्थान वाचक क्रिया विशेषण या डी रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो वह थोड़ा बीमार है में वह थोड़ा बीमार है में थोड़ा शब्द परिणाम परिमाण वाचक क्रिया विशेषण है। जिस शब्द में क्रिया की मात्रा के बारे में बात पता चलता है वह परिमाण वाचक होता है, क्रिया विशेषण वाचक क्रिया विशेषण होता है। इसकी पहचान के लिए क्रिया के साथ कितना कितनी लगाकर प्रश्न किया जाता है। उदाहरण के लिए दिया है थोड़ा, बहुत, कुछ, कम, अधिक, उतना, जितना, आदि। तो यहाँ पे हमारा जो था थोड़ा बीमार था, तो यहाँ पे क्या लगेगा हमारा परिमाण वाचक क्रिया विशेषण। सही आंसर होगा परिमाण वाचक क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास जी की जीवनी को आधार बनाया गया है? अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास जी को जीवनी का आधार बनाया गया है? विकल्प है ये बूंद और समुद्र, बी सुहाग के नुपुर, सी मानस के हंस या डी अमृत और विष। आंसर है अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस में गोस्वामी तुलसीदास जी को जीवन का आधार बनाया गया है। बूंद और समुद्र उपन्यास में बूंद व्यक्ति का और समुद्र समाज का प्रतीक है। सुहाग का नुपुर में मध्यकालीन कुलवधुओं एवं नगर वधुओं का चित्रण है। अमृत और विष भारतीय गणतंत्र के 15 वर्षों का राजनीतिक और सामाजिक चित्रण है। तो हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा जो है मानस का हंस। अब हमारा यहाँ पे हिंदी का जो है 2014 का जो हिंदी का पेपर है वो समाप्त हुआ है। अब आगे जो है हम 2015 के 16, 17 ऐसे करके जो है साल दर साल के जो है पेपर आपके सामने ले आएंगे। तो आज हमारा जो था ये 2014 का पेपर था। तो आशा करते हैं आप लोग इसको अच्छे से समझेंगे और इसमें से ही बहुत सारे प्रश्नों के आपके विकल्प मिल जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, ध्यान से देखिए। फिर मिलते हैं हम कल नए एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।